हेलो क्लास। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन और केशवानंद भारती केस की कहानी को बहुत डिटेल में समझा, कैसे इवोल्यूशन हुआ 1950 से लेकर हमने 1973 तक डिटेल में किया। बट मैंने वहाँ पे वीडियो पॉज की, फिर मैंने कहा कि जो भी आगे का लेक्चर होगा उसी में हम आगे की जो कहानी है उसे कवर करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल शॉर्ट यानी कि बिल्कुल एक तरीके से माइंड मैप के थ्रू करवाऊंगा, ठीक है। और साथ में जो बाद के केसेस रह गए थे बेसिक स्ट्रक्चर पर उनको भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हिंदी में पीडीएफ है, इंग्लिश में भी, अगर आपको चाहे तो बोल देना, ठीक है। देखो, 1950 और 1971 तक की हमें कहानी पता है कि आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स लाते हैं, गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लाती है। तो इसमें क्या होता है कि जमींदार के जो संपत्ति के अधिकार है यानी राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, वो क्या करते हैं, कोर्ट का यानी कि मेरी राइट टू प्रॉपर्टी हनन हो रही है उससे लेकर कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है। जब कोर्ट चले जाते हैं तो उसके बाद संसद क्या कहती है कि अच्छा तुम कोर्ट गए तो चलो पहला संविधान संशोधन अधिनियम लाते हैं और उसमें क्या करते हैं, 9वीं अनुसूची लागू कर देते हैं और 31A और 31B को क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। 31B में कहा कि नवी अनुसूची है, 31A में कहा कि हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स है इनका आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 से कोई लेना देना नहीं है और इन्हें नवी अनुसूची में डाल दिया, जिसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, यानी कोर्ट इनमें क्या नहीं कर सकता, इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था, समीक्षा नहीं कर सकता था। फिर इसके बाद शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह जैसे केस आते हैं, 1951 में आता है, एक 1965 में आता है, ठीक है। इसमें कहते हैं कि पहले 19 शंकरी प्रसाद कहता है कि भाई ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, गलत है। तो कहते, क्योंकि 13वां और 68वें का जो लॉ था वो क्या था, वो कहते हैं कि भाई सेम नहीं है। कौन, कोर्ट कहता है कि सेम नहीं है इन दोनों केसेस में। बट इनका मानना है कि जो आर्टिकल 13 का जो लॉ है वही 368 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों के सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है। ये किसने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ठीक है। तो इनके फेवर से कौन वो आई I मीन जो केस है वो हट जाता है। देन गोलकनाथ का केस आता है 1967 में। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पिछले वाले फैसले से बदल देती है और इस रेशियो में क्या आता है, फैसला गोलकनाथ के फेवर में आ जाता है। मौलिक अधिकार पवित्र हैं, सैक्रोसेंट है, इन्हें संसद नहीं बदल सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्या कह दी, बात कह दी यहाँ पे, ठीक, जजमेंट दे दिया। अब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हो गया था, खारिज होना था। बट इन्होंने क्या कहा, एक टर्म लाइक आते हैं जिससे कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिव डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग, यानी कि इसके बाद से जो भी ऐसी चीजें होंगी जो मौलिक अधिकारों का खनन करेंगी वो क्या होंगी, वो कानून क्या होंगे, खारिज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कह दिया। और आर्टिकल 368 का जो लॉ है वही आर्टिकल 13 के लॉ में, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लिखा गया लॉ है वही 368 का जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वही है, ठीक है। बट फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है इसी टाइम पे, तो इंदिरा गांधी की कहानी आपको बताई है। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, फटक से 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है, 25 लाती है, 29th लेके आती है, ठीक है। और ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कर देती है, पारित कर देती है, ठीक है। जिससे संसद क्या कर सकती थी, मौलिक अधिकारों में संशोधन की असीमित शक्ति दे दी कि भाई वो क्या कर सकती है, असीमित तरीके से क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को आई I मीन फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकती है, ठीक है। और इतनी कॉन्स्टिट्यूशन के पास आई मीन पार्लियामेंट के पास पावर आ गई, ठीक है। फिर 29th से क्या हुआ कि जो ये वाला केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया। जब अनुसूची में डाला तो वहां से जो केशवानंद थे यानी कि शंकराचार्य थे, ठीक है, ये इनकी जो मठ की मैनेजमेंट की जो पावर थी और प्रॉपर्टी थी ये सारी लिमिट हो गई। तो इस वजह से ये क्या चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। एडनीर मठ के क्या थे, प्रमुख, ठीक है, यानी कि शंकराचार्य थे, ठीक है। इनकी जमीन केरल भूमि सुधार कानून के तहत सरकार ने ले ली थी। उन्होंने 24वें 25वें 29वें संशोधन को कहा, चुनौती दी और कहा ये गलत है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इससे पहले गोलकनाथ में 11 जजों की बेंच बैठ गई, तो इस केस में भी क्या होना था कि पिछले गोलकनाथ मामले की भी समीक्षा करनी थी, इसलिए 13 जजों की बेंच बैठी। जब 13 जजों की बेंच बैठती है तो फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट वकील थे वो थे नानी पालकीवाला। तो नानी पालकीवाला एक बहुत में महत्वपूर्ण और प्रोमिनेंट क्या थे, लॉयर थे, जिन्होंने क्या किया, अपनी उसमें कहा कि याचिका करता है, ठीक है। तो वकील इनके कहते हैं नानी पालकीवाला थे, इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने इतनी तरीके से अपने आर्गुमेंट अपने फैक्ट रखे कि संसद की संशोधन करने की सीमित शक्ति असीमित नहीं हो सकती है। तो किसने कहा, नानी पालकीवाला ने। अनुच्छेद 368 का अर्थ संविधान को बदलना है, उसे नष्ट करना नहीं है, ठीक है। मतलब संविधान को संशोधन करना है, उसे नष्ट करना नहीं है। संविधान के कुछ बुनियादी तत्व होते हैं जिन्हें संसद छू नहीं सकती, तो ये नानी पालकीवाला ने कहा, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा हाँ यार ये तो बात सही कह रहा है पालकीवाला। तो दूसरा, केरल
या राज्य के जो वकील थे, यानी सेंटर क्या कहती है, जो उस समय वकील थे एच.एम. सिरवई, वो कहते हैं संसद के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, यानी संसद लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद की पूर्ण और असीमित है, वे मौलिक अधिकारों को भी छीन सकती है ताकि सामाजिक आर्थिक न्याय लाया जा सके। ठीक है, ये किसका था? स्टेट का अपना आर्ग्यूमेंट था। बट सुप्रीम कोर्ट फैसला निकालती है 7-6 रेशियो से और कहते हैं कि गोलकनाथ का फैसला पलट दिया, यानी कोर्ट ने गोलकनाथ का फैसला पलट दिया और 24वें संविधान संशोधन को वैध माना। जो समय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इंदिरा गांधी के टाइम पे, वो क्या था? अवैध माना। ठीक है, और गोलकनाथ में जो कहा था कि 13 और 68 एक ही हैं, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये फैसला भी दिया और पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी क्या हो गया? वो हो गया। ठीक है, कोर्ट में सही मान लिया गया। ठीक है, संसद के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। किसने? कौन? संसद। ठीक है, लेकिन मूल ढांचा सिद्धांत की क्या आई? यहाँ पे थ्योरी आई, यहाँ पे सिद्धांत आया। कहा कि संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ना तो नष्ट कर सकती है और ना ही बदल सकती है, जिससे भवन की नींव नहीं लाई जा सकती है। यानी कि तुम भवन की नींव ऊपर से कुछ भी चेंज करना है कर लो, बट भवन की नींव मत हिलाओ। यानी बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या आई? वहाँ पे आई। फिर इसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस आता है। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को क्या कहा? भ्रष्टाचार के आधार पर क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। ठीक है, जो 19 इलेक्शन होते हैं ना, तो उस समय क्या कर दिया था? इनको रद्द कर दिया था। ठीक है, जब ये रद्द करते हैं 1975 में, तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सरकार क्या करती है? इमरजेंसी लाती है और 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देती है। ठीक है, और इसके तहत कहती है कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को अदालत के आधार पर क्या नहीं कर सकती? जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा है। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर के कोई इलेक्शन होते हैं या फिर स्पीकर के इलेक्शन होते हैं और इसमें कोई धांधली होती है, तो जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सरकार संसद सर्वोच्च है, मतलब इंदिरा गांधी कहती है कि संसद सर्वोच्च है, चुनाव से जुड़े मामले संसद खुद तय कर सकती है। ठीक है, तो विपक्ष राजनारायण कहते हैं कि भाई दलीलें थी राजनारायण की 39वां संशोधन केशवानंद भारती केस के मूल ढांचे का उल्लंघन है, क्योंकि यह न्यायपालिका की शक्ति छीन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के उस हिस्से को रद्द, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी, ठीक है, कि उस हिस्से को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और कानून का शासन रूल संविधान का मूल ढांचा है। तो यहाँ पे से दो आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी बेसिक स्ट्रक्चर है और रूल ऑफ लॉ भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो संविधान का मूल ढांचा संसद संशोधन करने के इसको खत्म नहीं कर सकती है। तीसरा आता है मिनर्वा मिल्स। ठीक है, 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आता है। इमरजेंसी के दौरान सरकार ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, लागू किया। इसमें अनुच्छेद 368 4 और 5 जोड़े गए, जिसमें कहा गया कि संसद की संशोधन की शक्ति क्या है? असीमित है, किसी भी कोड में इसे चुनौती नहीं दी सकती है, न्याय समीक्षा पर रोक लगा दी। ठीक है, तो जब यूनियन की तरफ से क्या दलीलें आती कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित करना जरूरी है। संसद को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए असीमित क्या चाहिए? शक्तियां चाहिए। ठीक है, तो फिर मिनर्वा मिल्स में जो उनके याचिकाकर्ता थे, ठीक है, तो वो कहते हैं कि संविधान में न्यायिक समीक्षा को हटाना लोकतंत्र को तानाशाही में बदलना होगा। तो फिर कोर्ट कहते हैं कि 42 सेकंड का वो हिस्सा क्या है? असंवैधानिक है। यानी फिर से डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी कहा, जो क्या करता है? न्यायिक समीक्षा को क्या करता है? न्यायिक समीक्षा को क्या करता है? रोकता है। न्यायिक समीक्षा को क्या करता है? ब्रीच करता है। ठीक है, तो इसलिए कहा कि जुडिशियल रिव्यू भी संविधान के मूल ढांचा है। ठीक है, संसद की संशोधन शक्ति क्या है? सीमित है। यह सीमित शक्ति ही मूल ढांचा है। सीमित शक्ति खुद को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकती है। मौलिक अधिकारों और नैतिक निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आता है? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को बैलेंस करना चाहिए। वरना क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स कभी बड़ा हो जा रहा था, तो कभी पार्लियामेंट डीपीएसपी को बड़ा कर देती थी, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को बड़ा कर दे रही थी। बट इन्होंने इस बार कहा कि संतुलन होना चाहिए। देन वमन राव केस आता है 1980 में। ठीक है, और IR कोहिलो केस आता है 2007 का। ठीक है, ठीक है, इस 81 के वमन राव केस में केशवानंद भारती केस के बाद भी सरकार कानूनों को नवी अनुसूची में कर थी डाल दी थी, ताकि कोर्ट उनकी जांच ना कर सके। सवाल यह था कि क्या नवी सूची में डाले गए कानूनों की जांच हो सकती है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया था उसे। तो सरकार ने तर्क दिया कि 19th अनुसूची का अनुच्छेद 31B में तो था के तहत हाईकोर्ट क्या है? इम्यूनिटी मिली हुई है। ठीक है, यानी कोर्ट को पूरी छूट मिली हुई है, इम्यूनिटी मिली हुई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मूल ढांचे के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींची कि 24th 1973 के बाद
जो भी ऐसे केसेस आएंगे जिन्हें नवी अनुसूची में डाला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट यानी इस तारीख से पहले नवी सूची में डाले गए कानूनों को कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन इस तारीख के बाद नवी अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून कोर्ट की समीक्षा से नहीं बच सकता। यदि वह मूल ढांचे विशेषकर 14, 1921 का उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसे रद्द कर देगा। नवी अनुसूची कोई ब्लैक होल नहीं है कि गया तो फिर देखना नहीं है उसमें, ठीक है। अगर वो तुम्हारे क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रिज करता है, एब्रोगेट करता है, ब्रीच करता है, वायलेट करता है, तो हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये केसेस आते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। अब देखो, भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के बीच सत्ता के इस संघर्ष ने भारतीय लोकतंत्र को क्या मजबूत किया। शुरुआत में संसद खुद को सबसे शक्तिशाली यानी सोवरेन मानती थी कि असीमित शक्ति है, पार्लियामेंट, ठीक है, एक तरीके से अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मान रहे थे। लेकिन केशवानंद भारती के केस के बाद जो ये बारीक सी लकीर थी ना, इसका ये दिख गई और पता लग गया कि असली चीज कहाँ है, ठीक है। यानी एक मिडिल पथ लिया, बुद्धा का मिडिल पथ, ठीक है। तो इसने संसद को बदलाव संशोधन करने की आज़ादी तो दे दी, लेकिन मूल ढांचे को सीमा लगाकर यानी अथॉरिटेरियनिज्म को रोक दिया, ठीक है। मिनर्वा मिल्स, वमन राव जैसे बाद के केसों ने इस सिद्धांत को और स्पष्ट और मजबूत किया, जिससे आज भारत का संविधान एक जीवंत और सुरक्षित दस्तावेज है। वरना एक टाइम पे तो क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से खत्म होने की कगार पे आ गया था। बट स्टिल टुडे हम क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें पब्लिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। बट इससे क्या मिला कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो जो दिक्कतें सामने आई थी वो क्या हुई, बाद में ठीक हो गई थी, क्योंकि उस समय तो पता नहीं लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। बट वो चैलेंजेस जब दिखे तो उसे बखूबी निभाया गया। किसने निभाया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद से निभाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से बॉडीज, इस तरीके से इंस्टीट्यूशन बने थे जिन्होंने अपनी क्या की, अपनी पावर का सही यूज करके क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड किया, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।